हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर पार्ट 4 को हम पढ़ेंगे, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। और डीपीएसपी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल नंबर हमने 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिया था। अब 36 से लेके 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं, वो सारे के सारे पार्ट 4 के अंदर आएंगे, जो कि हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक अगर आपने डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप एक भी क्लास मिस ना करें। और इसके साथ में अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं आज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भी फोर्थ ए का पार्ट है, सॉरी, जो कि 42nd क्वेश्चन में 1976 के अंदर ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक जो लास्ट टोटल 10 ड्यूटीज उस टाइम ऐड की गई थी, और लास्ट की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 के अंदर ऐड हुई थी। अगर हमने ये बात पिछली क्लास में डिस्कस भी की थी कि आर्टिकल नंबर जो 21 था, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था, उसके अंदर एक पार्ट ऐड किया गया था 21A, जो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड था कि 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन जो मिलनी चाहिए एकदम सॉरी फ्री के अंदर। तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, और उसी टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो लास्ट की है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, तो लास्ट वाली उसी टाइम ऐड की गई थी। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की बात करें अगर हम, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसे। और अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक देखने को मिलेगा। और ये हमने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड से अपन ने काफी चीजें ली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक्चुअल में क्या है कि आयरलैंड के अंदर हमने डीपीएसपी को लिया था। एक तो हमने ये चीज डिस्कस की थी, एक राज्यसभा की सीटों के बारे में, फिर राज्यसभा के जो चुनाव वगैरह के बारे में, वो भी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो डीपीएसपी होता क्या है, उसके ऊपर अपन बढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उनको भी डिस्कस कर लेंगे कि सेंटर और स्टेट को गाइडलाइंस टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग लॉज एंड पॉलिसी। इसका मतलब ये होगा कि जब इंडिया की गवर्नमेंट है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, तो आपको जब आप लॉ और पॉलिसी लेके आ रहे हो अपने पार्लियामेंट के अंदर, पहले तो अपन एक्ट बोलते हैं, फिर वो सॉरी बिल बोलते हैं, बिल के बाद वो लॉ बन जाता है जब कंसेंट मिल जाती है स्टेट के अंदर गवर्नर की और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट की। तो वो गाइडलाइन जब आप बना रहे होते हो, तो आपको क्या होता है, सिटीजन जो भी इंडिया के सिटीजन है, उनकी चीजों को ध्यान में रखना है, उनको दिमाग के अंदर रख के सारी चीज बनानी है। अगली बात, यूज टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ एनी लॉ। दूसरी चीज ये हो गई। और इट इज ए पॉजिटिव राइट, ये एक पॉजिटिव राइट है। पॉजिटिव राइट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप रोक नहीं रहे। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो गवर्नमेंट को रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को ध्यान रखना है। और डीपीएसपी के अंदर क्या होता है, जब पॉलिसीज वगैरह बनती है तो स्टेट को बोला जाता है आप ये करो, आप ये करो, ताकि इंडिया के सिटीजन का क्या हो, भला हो, और वो आगे की तरफ प्रोग्रेस करें। तो ये एक पॉजिटिव राइट है। अब अगर हम आगे की बात करें, तो आर्टिकल 36 की बात कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 हमने सबसे पहले पढ़ा था, कि वो स्टेट की डेफिनेशन देता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, सेम एज इट इज ये डीपीएसपी के अंदर भी स्टेट को डिफाइन करता है। जैसे कि आर्टिकल 12, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। जैसे कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बॉडी जितनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, लोकल बॉडीज आती है, वो सारी की सारी आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट के डेफिनेशन में आती है। अब आर्टिकल नंबर 37 जो है, उसको ध्यान में देखिएगा। दे आर नॉन जस्टिबल। नॉन जस्टिबल का मतलब लाइक ए प्रियम्बल, जैसे प्रियम्बल भी नॉन जस्टिबल होता है, वैसे ही आर्टिकल नंबर 37 जो है, वो भी नॉन जस्टिबल का है। अच्छा, नॉन जस्टिबल क्यों है? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हमें पॉलिसी क्यों नहीं दी गई, हमें जो काफी चीजों में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो हमें क्यों नहीं मिली। जैसे दिल्ली के अंदर जो है वो फ्री है महिलाओं की यात्रा बसों के अंदर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली के अंदर फ्री, राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे। वो उस गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव साइड है, वो करना चाहे तो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर रही तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार दे आर नॉन जस्टिबल, क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस भी कर लिया ये चीज के कि ये क्या करती है, ये यूज टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ एनी लॉ की बात करता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बारे में कुछ कमेंट दिए गए थे, जैसे कि प्रेम्बल के बारे में कमेंट दिए गए थे। प्रेम्बल में अपन ने 3 कमेंट पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। पहला कमेंट ये था कि की नोट किसने बोला था, तो अर्नस्ट बार्कर ने बोला था, आपको पता हो। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला था, वो भी आपको पता होगा, के.एम. मुंशी ने बोला था। तो इस टाइप से अपने को चीजें याद रखनी है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो नोवल फीचर है डीपीएसपी, जो रिजेंबल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी को बोला गया है, ये एक नोवल फीचर है। फिर नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, देखो एक तो आर्टिकल नंबर 32 को कंसाइसनेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का बताया था, अगर आपको याद होगा तो वो बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो नोवल फीचर जिसने बोला है वो बी आर अम्बेडकर साहब है। किसके लिए बोला था, डीपीएसपी के लिए बोला था। इसके बाद में डिस्क्राइब डीपीएसपी एज कंसाइसनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब देखिए ये कंसाइसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, वो ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला है। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करेंगे, वो बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला है कंसाइसनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी को जिसने बोला है वो ग्रेविन ऑस्टिन है। प्रिंसिपल विच वुड फर्दर द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोशल एक्सक्लूजन के लिए प्रिंसिपल के ऊपर गोल इनका स्टैब्लिश रहता है। और ग्रेविन ऑस्टिन ने, आपको याद होगा तो, फेडरल फीचर को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला था। याद है आपको, जैसे फेडरल सिस्टम के बारे में काफी कमेंट आए थे, जैसे बार्गेनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, तब हम बार्गेनिंग की मॉरिस जोन्स ने बोला था, आपको याद होगा। क्वासी फेडरलिज्म की बात हुई थी, जो केसी विहरे ने बोला था। तो और जैसे कि प्रियम्बल के बारे में एन के पालखीवाला ने भी बोला था। क्या याद है आपको पॉइंट कि एन के पालखीवाला ने प्रियम्बल को क्या कमेंट दिया था, आपको याद आ जाना चाहिए अभी तक आपने अगर अच्छे से क्लासेस को रिवाइज किया तो। उसके बाद में आगे बात करते हैं मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, जो है वो केसी विहरे ने बोला है। किसके लिए, डीपीएसपी के लिए। उसके बाद चेक पेबल बाय द बैंक एट इट्स ओवन कंसाइंसनेस, केटी शाह ने बोला है। और मोरल प्रिसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ये बी एन राव ने बोला है। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बोलेगा कि मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन जो डीपीएसपी के लिए बोला गया वो किस व्यक्ति ने कमेंट किया था, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि वो कैसी विहरे ने बोला है। उसके बाद में देखिए जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, ऐसे डीपीएसपी क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देता है। दे एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। मतलब ये कंसेप्ट, इसका डीपीएसपी का कंसेप्ट क्या है, स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए, उनके अंदर रहने वाले लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, उसी के ऊपर पूरा डीपीएसपी रुका हुआ है। अब आप जैसे जैसे आर्टिकल आगे बढ़ते जाएंगे आप देखना वहां पे हर एक व्यक्ति के वेलफेयर की ही बात होगी, और वो इस स्टेट को बार बार बताने की कोशिश करेगा कि जब आप कोई भी लॉ बना रहे हो, कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो लोगों का वेलफेयर है वो सबसे ऊपर आपको रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 37 अगर पूछ लिया जाए तो इतना ही बताना आपको कि दे आर नॉन जस्टिएबल, और डीपीएसपी नॉन जस्टिएबल राइट्स होता है, ये इन्फोर्स नहीं, आप किसी भी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये चीज होनी चाहिए, तो डीपीएसपी नॉन जस्टिएबल है। लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है, ऐसी प्रियम्बल नॉन जस्टिएबल है। डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर है और फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर, क्योंकि वो बाध्य करता है कि स्टेट को आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, जैसे बोलता है ये कीजिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो। जैसे अपन आर्टिकल 38 के ऊपर बढ़ते हैं, देखना आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 38 के अंदर अगर अपन थोड़ा सा देखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ये पता है ना आपको 1978 के अंदर हुआ था, अपने बार बार बात की थी। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में होता है। 44वां अगर याद होगा तो 44वें के अंदर आर्टिकल नंबर 31 को भी उड़ा दिया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको पार्ट नंबर 12 में लीगल राइट डाल दिया गया था 301 के अकॉर्डिंग। जब गवर्नमेंट किसकी थी याद है ना आपको, किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो आर्टिकल 38 देखिए क्या बोलता है, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो ऐड किया गया है आर्टिकल 38 के अंदर, जो मिनिमाइज करवाता है इनइक्वालिटी किसके बीच में, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के अंदर ऐड देखने को मिलेगा। क्लियर है, यानी आर्टिकल 37 नॉन जस्टिबल, आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है। 39 देखिए किसकी बात करता है, ये ट्रिक है इसकी याद करने की, एलडीसी पीएससी। अब इसको एलोबरेट करके आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये।
अभी आपको 39 से याद रखना है एलडीसी पीएचसी। जैसे कि एलडीसी जो होता है एक, वो मान लीजिए कि पास में कोई सेंटर है पीएचसी का, उसके अंदर काम करता है। आर्टिकल 39 को एक बार ऐसे ही देखिए। तो याद रखने का ट्रिक क्या है कि 39 से जब आप करते हो तो एक व्यक्ति वेलफेयर करने आया, वेलफेयर करने वाला कौन था? एलडीसी था, जो कि पीएचसी गांव के अंदर या फिर एक कस्बे के अंदर पीएचसी थी, वहां पर काम करता था। उसने बोला कि आप फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड का मतलब क्या? उसने एक ऐसे ही मान लो उसने राय दी उनको कि आप पंचायत बनाइए और आप काम कीजिए पंचायत बनाकर, और कंडीशन एकदम बढ़िया रखनी है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन रखनी है, और आपको पैसा वैसा साथ में मिलता रहना चाहिए, लिविंग वेजेस मिलते जाइए, और जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर होता है मैनेजमेंट, उसके अंदर। देखो, जब तक किसी भी वर्कर का पार्टिसिपेशन उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में नहीं होगा ना, तो मैनेजमेंट वाले, देखो जैसे किसी ने इंडस्ट्री खोली तो वो साफ सी बात है, वो पैसे हैं उसके पास में काफी, तो वो उस चीजों को समझ नहीं पाएगा जो कि एक वर्कर वहां पे समझ पाएगा आसानी से उनकी प्रॉब्लम्स को। तो अगर मैनेजमेंट में ऐसा बंदा हो जाए जो वहां पे काम भी करता है एज ए वर्कर, और इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर भी बैठ के बात करता है, तो वो ज्यादा समझ पाएगा। इसलिए आर्टिकल 43A के अंदर ये चीज की गई। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या ट्रिक बनाई कि एक वेलफेयर करने के लिए एक व्यक्ति था जो एलडीसी पीएचसी का था, उसने एक फ्री लीगल एड दी कि आप पंचायत बनाइए, काम कीजिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन के अंदर, और लिविंग वेजेस लीजिए। और ये अगर अपन बात करें वन बाय वन, ठीक है ना, तो आर्टिकल 40 जो पंचायत की बात करेगा, ये राइट टू वर्क की बात करेगा। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, इसको एलोबरेट करते हैं देखो वन बाय वन, तब जाके बात बनेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी देखिए, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। एक तो सोशलिस्टिक बेस पे किया गया, जैसे हमने अभी बात की थी। एक गांधीयन भी आता है, गांधीयन डीपीएसपी। एक लिबरल इंटेलेक्चुअल आता है। वैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये मेंशन नहीं है कि आप सोशलिस्ट वाली ये होती है, गांधीयन वाली ये होती है, लिबरल इंटेलेक्चुअल वाली ये होती है। लेकिन जैसे इसमें देखो लिखा हुआ भी है कि क्लासिफिकेशन नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने अपने हिसाब से बना लिया कि गांधी वाले, गांधी सोच के कौन से इसमें आर्टिकल आते हैं। जैसे सोशलिस्टिक के अंदर क्या आता है, आपको इकोनॉमी के अंदर पढ़ा भी है, जिसके अंदर वेलफेयर की बात होती है, समाज कल्याण की बात होती है। एम्फेसाइज द नीड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। और लिबरल इंटेलेक्चुअल में फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि आप अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, सोशलिस्ट के अंदर पूरे मास की बात कर रहे हो, उनकी अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। और गांधीयन के अंदर क्या होता है, टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात, जैसे आर्टिकल 47 करता है, अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन हो गया, ये जितने भी आर्टिकल है वो गांधीयन की बात करते हैं। तो क्या आपने कोई याद रखना है? नहीं, इतना रखना नहीं है इसको। लेकिन अगर पूछ ले मान लो कि अपन कितने टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो 3 टाइप से कर सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया 39 को अपन एलडीसी पीएचसी को एकदम एलोबरेट करके पढ़ेंगे। अब एलोबरेट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। आर्टिकल 39 जो है ना, उसके अंदर एल का मतलब था लाइवलीहुड, डी का मतलब था मटेरियल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सी का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन, पी का मतलब था पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ सेक्सेस, यानी जेंडर का कोई भी ऐसे नहीं है कि महिला काम कर रही है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, व्यक्ति काम कर रहा है तो ज्यादा मिलेंगे, वो इक्वल वर्क के लिए इक्वल पैसा मिलेगा। एच का मतलब हो गया हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, उनकी देखो वर्कर्स जो होते हैं उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो बीमार हो गए तो फिर काम कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने नॉर्मल अपने आसपास लोगों को काम करते हुए देखा होगा, किसी भी जैसे बिल्डिंग्स का काम कर रहे हैं तो एकदम पतले से होते हैं, एकदम मतलब तबीयत ज्यादा इतनी होती नहीं है ढंग की, लेकिन वो दिन रात काम करते हैं। जब वो अपने अपने ड्यूटी के ऊपर आते हैं तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सी का मतलब जो चिल्ड्रन है उसकी भी। ये सब क्लोज एफ जो है, जो लास्ट वाला है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप एलडीसी पीएससी से याद रखोगे, एल का मतलब लाइवलीहुड, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मटेरियल रिसोर्सेज का है, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोई रिसोर्सेज को तो इक्वली तरीके से होनी चाहिए। सी का मतलब कंसंट्रेशन, और पी का मतलब होगा कंसंट्रेशन का मतलब ये होगा कि आपको ऐसे नहीं कि एक ही चीज को एक ही लोग में बांटना है। जैसे मान लीजिए कि कई लोग, जैसे आज के दिन हम बार बार बात करते हैं कि सारा मामला जो है, सारा पैसा जो है एक ही व्यक्ति के पास है, अंबानी अडानी 2 व्यक्ति हो गए, तो कंसंट्रेशन ऐसे नहीं रखनी है अपने को।
और मटेरियल रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से करना है, ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति को ये चीज दी गई, आराम से करना है। पी का मतलब आप पे फॉर इक्वल वर्क एंड वेजेस की बात कर लेते हैं। एच का मतलब हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। और सी जो है वो लास्ट में ऐड हुआ था, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंदर, ये आर्टिकल 39 बात करता है। अब आर्टिकल 40 किसकी बात करता है उसके ऊपर बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 जैसे अपने बात की थी, जैसे 39 ए आपको याद आ गया ना, हाथों आती। आर्टिकल 39 क्या था, फ्री लीगल एड की बात करेगा। 40 के अंदर हम बात करें तो 40 है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद द सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 40 जो पंचायत की बात करता है, विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइज होने की बात करता है। और ये आपको पता भी होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 में हुआ था, तब 10th शेड्यूल डाला गया था, याद है ना। 10th डाला गया था, 11th शेड्यूल। 10th तो क्या था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 1985 था, जिसके अंदर हमने किसकी बात की थी, डिफेक्शन की बात की थी, कि अगर कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी अपने पार्टी चेंज कर लेता है तो फिर उसके ऊपर डिफेक्शन का केस लगेगा। और आर्टिकल शेड्यूल नंबर 11 जो है वो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में था, जिसके अंदर 29 फंक्शनल अपने पास में थे, फंडामेंटल फंक्शन थे। और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन 1900 हुआ था 92 में, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बाद में 12वां शेड्यूल ऐड हुआ था। टोटल 12 शेड्यूल है, शुरुआत में 8 थे। 12वें शेड्यूल में किसकी बात होती है, म्युनिसिपैलिटी की बात होती है। अब आर्टिकल 40 के बाद में आर्टिकल 41 जैसे अपन ने बात की, पीछे देखिए, आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू वर्क की बात होती है। आर्टिकल 42 ये कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन देनी चाहिए। और मान लो कोई लेडीज है वो काम कर रही है, और वो मान लो अपने उसके मान लो प्रेगनेंसी के अंदर है, तो उसे वो छुट्टियां वुट्टियां भी सारी कुछ मिलनी चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस की बात करता है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 43 बी के अंदर, द स्टेट शैल बी एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 43 भी आपको याद होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऐड हुआ था वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 2011 के अंदर, आपको याद है ये चीज। अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी की है 19(1), और उसके अंदर भी सी सब क्लोज था, याद है ना। शामरो जैसे अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर SAA पढ़ा था, जिसके अंदर ए का मतलब पहले वाले का असेंबली था और एक का एसोसिएशन था, उस एसोसिएशन की अपन ने बात की। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि लिविंग वेजेस के बाद 43A के अंदर तो पार्टिसिपेशन की बात होती है मैनेजमेंट के अंदर, और 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है, सॉरी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है। अब आर्टिकल नंबर 44 पे चले जाते हैं, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन सब दिया गया है। आर्टिकल 45 को अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करनी है, कि 0 से 6 साल का बच्चा है उसकी चाइल्डहुड केयर करनी कैसे करनी है। तो 45 को तो 4, 5, 6 से याद कर लो आप, कि आर्टिकल 45 जो है वो 6 साल के बच्चों की बात करता है, 0 से 6 साल। देखिए 21वां जो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 21वां जो आर्टिकल था ना, जिसका 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 ऐड हुआ था, उसमें हमने किसकी बात की थी, 6 से 14 साल के बच्चों की बात की थी। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों की बात होती है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने से कितने साल की बात। आर्टिकल 46 जो है वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शन, तो उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर, जो कि SC ST या वीकर सेक्शन है उसकी बात करता है, ठीक है ना। तो 4, 5, 6 साल का बच्चा है, फिर उसकी एजुकेशन, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। लेकिन SC ST और वीकर सेक्शन की बात करते हैं। 47 वेट कुडीदा अपन ने गाना सुना है, वो कब सुनते हैं, जब पार्टी करते हैं। पार्टी में क्या होता है सबको पता है, दारू वारू पीते हैं लोग, तो यानी न्यूट्रिशन के ऊपर बढ़िया ध्यान है। तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, एंड पब्लिक हेल्थ की इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको जो न्यूट्रिशन लेवल है वो आपको रेज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब शराब नहीं पीनी है, ठीक है ना। तो 47 को आप ऐसे याद रखोगे। 48 है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसी के अंदर 48A भी हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। तो 48 एग्रीकल्चर और एनिमल की बात करेगा, और 48A जो है वो उनकी सेफ गार्डिंग की बात करेगा, किसकी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। अब आर्टिकल 49 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, जो कि मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस वगैरह है, उनका प्रोटेक्शन 49 के अंदर होता है। और 50 के अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि आर्टिकल 50 किसकी बात करता है, तो ये जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात करता है, ठीक है ना। J2E की बात करता है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए। और आर्टिकल 51 जिसे क्या करता है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप तो ये याद रखना, ए वाला BCD आपके एग्जाम में काफी मतलब इतना नहीं पूछा गया, डेप्थ में गया नहीं अभी तक, लेकिन अगर देखो पूरा याद ना कर पाओ तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की तो बात जरूर करोगे। कैसे, आर्टिकल 51 रुपए का प्रसाद किस लिए चलाते हैं, ताकि घर में शांति बनी रहे, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बी की भी बात करें, अगर बी देखो तो मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, यानी मतलब क्या है कि दो नेशन के बीच में क्या होना चाहिए, बिटवीन नेशंस के बीच में ऑनरेबल और मेंटेन। आप तो ऐसे याद रखो कि दो से, बी वाला मतलब 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे दो नेशन की बात करें कि वो मेंटेन होना चाहिए जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन। तीसरा जो सी है वो बोलता है फोस्टर रिस्पेक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। इसका मतलब अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी की, ठीक है। तो ये 3 नंबर के अंदर आएगा। और डी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेटर। तो ये इंक्रेज करना चाहिए, यानी आर्बिट्रेटर का मतलब है जो बीच में दो इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं उनके बीच में आके सुलझाने वाला काम करता है, उनको एकदम अच्छे से समझाता है, तो उनका इंक्रेज सेटलमेंट अपने को करना चाहिए। क्लियर है। और अमेंडमेंट जो हुए हैं वो आगे पढ़ते हैं, अमेंडमेंट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गलती से आ गया, कोई बात नहीं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छे से कर लिया होगा। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ तक का, ताकि आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ल्यूसिड तरीके से समझ आ जाए। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51 के बीच बात हुई थी, आयरलैंड से हमने DPSP को लिया है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, ठीक है। और ये गाइडलाइन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आपको ये चीज ध्यान रखनी है माइंड के अंदर। 36 नंबर आर्टिकल स्टेट की दोबारा डेफिनेशन देगा, 37 बोलेगा कि ये नॉन जस्टिएबल है, DPSP को आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते। और जो जो कमेंट किए गए हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो DPSP का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का नोवल फीचर BR अम्बेडकर साहब ने बोला है। कंसेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रेविन होस्टल ने बोली है, जिसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला था। केसी विहरे ने बोला था कि मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस है। उसके बाद में केटी शाह ने इसको चेक पेएबल के बारे में बात की थी। और मॉरल परसेप्ट्स जो है BN राव, आपको याद होगा बेटा BN राव को क्या बोला गया था। BN राव पता है ना क्या थे, लीगल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बन रहा था तब लीगल एडवाइजर की तरह इन्होंने काम किया था BN राव ने। और ये सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी अपने को देते हैं। 38 के अंदर हमने वेलफेयर की बात की, 39 के अंदर LDC PSC की बात की, 39A के अंदर बोला था हमने फ्री लीगल एड का, 40 के अंदर पंचायत, 41 के अंदर राइट टू वर्क, 42 के अंदर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, 43 के अंदर लिविंग वेजेस की बात करते हैं, जिसमें 43A के अंदर पार्टिसिपेशन और B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। ये चीज हम, और इसमें 3 टाइप से अपन बांट सकते हैं नॉर्मली, एक तो लिबरल एंड एक्चुअल, एक गांधीयन वाला और एक सोशलिस्टिक वाला। 39 का सारा कुछ डिस्कस कर लिया। फिर 43 के बाद 44 का मतलब देखो इसको याद कैसे रखोगे, मैंने आपको देखो 22 भी याद करवा दिया है, 33 भी याद करवा दिया और 44 भी याद करवा दिया। 22 का मतलब दो सेम सेम है तो RR दिखे थे, अरेस्ट एंड डिटेंशन आ जाएगा। 33 के अंदर देखो सेम सेम मतलब आर्मी की बात हो रही है, आर्मी की ड्रेस में तो सभी सेम रहते हैं, तो आर्मी वाले पे बोला गया था कि आर्मी वाले जो है वो असेंबली वगैरह नहीं बनाएंगे, फंडामेंटल राइट उनका वो चीज नहीं है। कोई भी अगर काम कर रहा है गवर्नमेंट वाले सेक्टर जिसमें डिफेंस वाला मामला है। आर्टिकल 45 का मतलब वापस मतलब यूनिफॉर्म के अंदर सेम सेम दिख रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड फॉर द सिटीजनशिप। और 4, 5, 6 से आर्टिकल 45 को याद किया, 0 से 6 साल के बच्चे। फिर 46 के अंदर हमने बात किया था कि SC ST या फिर वीकर सेक्शन के लिए हमने एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए प्रमोशन करना चाहिए। 47 वेट कुडेदे से न्यूट्रिशन की बात करते हैं। 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 के अंदर ए के अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। 49 के अंदर हमने जो बात की है वो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस की बात की है कि उनको प्रोटेक्ट करना है अपने को। और 50 के अंदर सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन को ऐसे याद करो जैसे मान लो कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो 50 रुपए 100 रुपए आपको देते होंगे। देखो अगर मेहमान 2-3 साल से आते हैं तो 500 रुपए का नोट खुलता है। अगर
ओकेजनली अगर आते रहते हैं तो 50 रुपए मिलेंगे भैया। तो मतलब वो क्या करते हैं, जब सेपरेट होने वाले होते हैं आपसे, जब घर से आपकी विदाई ले रहे होते हैं, तब वो आपको पैसे देते हैं। तो आपके घर वालों ने एक बार बोल रहा होता है कि एक बार मना करना है, तो आप एक बार मना कर देते हो, बोला पैसे नहीं लूंगा, फिर वो जबरदस्ती क्या करते हैं, ऊपर वाले जेब में डालते हैं, फिर आप भी ऐसे देखते हो डाल दे डाल दे। समझ रहे हो मेरी बात। पर आजकल गड़बड़ क्या होगी कि आजकल जो शर्ट वगैरह है ना, उसके अंदर ऊपर वाली जेब गायब हो गई। अगर आप थोड़ी अच्छी शर्ट लेते हो ना, थोड़ा सा पैसा लगेगा, तो उसमें शर्ट अब आती नहीं है। मैं तो जब किसी के घर जाता था ना, तो भाई मैं तो दो जेब वाली पहन के जाता था ताकि एक में ना खुले उनसे, एक में ना डाल दूसरे में डाल दे। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो ये सेपरेशन तो आपको इसे याद करना है, ताकि क्या पेपर में ऐसे 50 आते याद आ जाए कि 50 रुपए का नोट दिया था, ठीक है ना। पर कई आजकल वो हो गए, तो वो 10 रुपए दे के निकल लेते हैं, तो देते भी नहीं आजकल तो। ठीक है, उसमें गलती इतनी भी है क्योंकि अपन आजकल पैर नहीं छूते, और पैर नहीं छूएंगे तो भैया पैसा कौन देगा, कोई नहीं देगा ठीक है, चलिए अब आर्टिकल क्या, उनकी भी बात कर ली हमने। अब थोड़ा सा अमेंडमेंट भी देखते हैं। जैसे 42nd कॉस्ट अमेंडमेंट हुआ था, देखो इसके अंदर हमने एक तो 39A ऐड करवाया था, याद है ना। 39A वाला क्या था, फ्री लीगल एड वाला, कि गरीब आदमी है तो भी उससे क्या मिलेगा, वकील मिलेगा। ऐसे नहीं कि गरीब आदमी को वकील ही नहीं मिलता, तो ये फ्री लीगल एड वाला है। 43A के अंदर हमने क्या बात की थी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होना चाहिए। और 39F के अंदर हमने किसकी बात की थी, चाइल्डहुड वाली बात की थी कि बच्चे का ध्यान रखना है, एलडीसी पीएचसी के अंदर आता था। और 48A जो इन्वायरमेंट का पढ़ा था कि फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, सॉरी वाइल्ड लाइफ को भी अपने को देखना है। 48 तो क्या था, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री था। और उसी के अंदर 48A के अंदर क्या था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ध्यान रखना। तो ये सब कुछ 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में हुआ है। पूछ सकता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एक्ट में था, तो आपको पता होना चाहिए। याद कैसे रखोगे कि गरीब वर्कर का जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट में खेल रहा है। कैसे, गरीब वर्कर का बच्चा इन्वायरमेंट में खेल रहा है। गरीब का मतलब ये 39 A आ जाएगा। वर्कर का मतलब हमने 43A की बात की थी। चाइल्ड का मतलब हमने बात की थी एलडीसी पीएचसी के अंदर। और इन्वायरमेंट 48A के अंदर आ गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी होता है, जो हमने बात की थी, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी कि आर्टिकल 38 के अंदर मिनिमाइज करना है, किसके अंदर, सोशली बेस के अंदर, फैसिलिटी के अंदर, अपॉर्चुनिटी के अंदर, वो सारी चीज। उसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 जो कि बच्चे की एजुकेशन की बात करता है। बार बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए। फंडामेंटल राइट में तो 21 ऐड किया गया था, आपको बताया था, ये जस्टिएबल है। और आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों की बात हुई है। डीपीएसपी के बाद को, तो जैसे आर्टिकल 45 मैंने आपको बताया स्टेट के रूप में। और फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी होती है, 11 होती है। 10 तो कौन से में ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंदर ऐड हुई थी। और 11वीं कब हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर ऐड हुई थी बच्चों की। तो गार्डियन ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों की, याद रखना। अब तुम इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो कि जब बच्चे के एजुकेशन की बात करें, ऐसे तो है नहीं 0 साल से उसने बच्चा पढ़ना चालू कर दिया, बोला लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा फेल्टा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो 6 साल का लगभग होगा, तब जाके उसे ज्ञान आएगा। वैसे तो 3-4 साल के बच्चे आजकल स्कूल जाने लग जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को तो एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया। और ये एक तो हो गया कि चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर। और अगली बात करें तो 97 क्वेश्चन हुआ था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हुआ था, वो 43B के अंदर था, हमने बात की थी ये चीज। और 19(1)C के अंदर भी यही चीज है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो पिछली क्लासेस आपने नहीं किए हैं, तो यहाँ पे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकलता। आपको स्टार्टिंग के अंदर से पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा इसमें वो समय देने वाली बात नहीं। अगर आप एक क्लास जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हो और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। फिर डीपीएसपी हेल्प करता है जुडिशरी को टू वैलिडेट एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के द्वारा कोई नियम बनाया गया है तो उसको वैलिडेट है कि नहीं है, वो डीपीएसपी जुडिशरी की हेल्प करता है। मतलब डीपीएसपी के अंदर कुछ लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब जुडिशरी चेक कर रहा होगा कि लेजिस्लेचर ने क्या है, सही बनाया कि नहीं बनाया, तो वो डीपीएसपी वाले वो पॉइंट देखेगा कि हाँ यार सही है, वैलिडेट है या नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अंतर क्या होता है, ये बताओ सर। ये फंडामेंटल, इसके ऊपर देखो अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फंडामेंटल राइट तो हो गया पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इन नेचर, स्टेट की नजर से। अगर गवर्नमेंट की नजर से देखोगे तो फंडामेंटल राइट को बार बार ये बोला गया है, गवर्नमेंट तुम ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें ये नहीं करना है। लेकिन डीपीएसपी में क्या बोलता है, आप वेलफेयर करो, आप ये करो। तो डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर के अंदर आ जाएगा। वो आगे अपन जब करेंगे
डिफरेंस करेंगे तब आ जाएगा। पहला केस हुआ था चंपाकन दोबाराई राजन केस 1951 के अंदर, 51 रुपए का प्रसाद उसी दिन चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट वुड प्रीवेल ओवर डीपीएसपी, डीपीएसपी के ऊपर की बात की फंडामेंटल राइट को, कि फंडामेंटल राइट जो वो डीपीएसपी से प्रीवेल करते हैं, और फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। चंपाकन दोराई राजन केस 1951 के अंदर। उसके बाद में गोपालनाथन केस जो था 1967, उसके अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कांट टेक अवे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से भाग नहीं सकती पार्लियामेंट। देन पार्लियामेंट के थ्रू क्या बोला गया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, और 25वां जो सीए था उसके अंदर नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39। देखो जब क्या होता है, कोई भी केस होता है ना, तो वो एक आर्टिकल पे जाके खत्म होता है कि इस आर्टिकल के तहत हम केस लड़ रहे हैं। तो इसमें जैसे कि इन्होंने बोला था कि जैसे चंपाकन दोराई राजन के अंदर किसका वोलेशन हुआ था, आर्टिकल 15(1) का। 15 अपन जानते हैं ना किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 फंडामेंट एक राइट है जो कि आपको ये बोलता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते 5 तरीके से या 4 तरीके से, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो वो आर्टिकल 15(1) था, राइट टू इक्वालिटी वाला, जो अपन 14 से 18 पढ़ के आए हैं। और 29(2) वाला आपको याद होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। और आर्टिकल जो 30 था ना, वो ओनली माइनॉरिटीज के लिए था। यानी 29 और 30 आर्टिकल किसकी बात करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी बात करता है। अब चलिए अपन ने इसको तो डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक केस हुआ भारतीय केस हुआ था, बार बार अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर 13 जजेस का सबसे ज्यादा बैठे हुए जज आज तक इस केस के अंदर 1973 के अंदर हुआ था, और 13 बेंच जजेस केस हुआ था। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट हाउएवर कैन नॉट बी डिस्ट्रक्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम जो ऐड किया गया था वो कौन से केस में था, ये केस वन भारतीय केस में था। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, मेरी आप बात समझ रहे हैं, वो है ही नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये बोला गया है कि आप जब चेंज कर रहे हो, पार्लियामेंट अमेंड कर रहे हो कोई भी सीए के अंदर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई आर्टिकल के अंदर, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। लेकिन ये हुआ कब था, ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशन सीए जो हुआ था ना, तब की बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात तब होती है। एक मिनरेगा मिल केस था, सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है ये, 1980 के अंदर हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस ऑफ बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, यानी एक बेडरॉक के ऊपर बताया गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों आते हैं। तो देखिए 3 केस अपने को पढ़ने हैं। चंपाकन दोराई राजन केस 1951, जिसमें फंडामेंटल राइट को ये बोला गया था कि अमेंडेबल है और ये प्रीवेल करते हैं, और किसका वोलेशन हुआ था, 15(1) का और 29(2) का। गोपालनाथन केस 1967 के अंदर हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कांट टेक अवे फंडामेंटल राइट को टेक अवे नहीं कर सकता है, और उसके अंदर ये चीजें हुई थी। गोपालनाथन के बाद में केस भारतीय केस जो कि सबसे बड़ा केस बैठा था, 13 बेंचेस जज का बैठा था, उस टाइम बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, वो 24th कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है। और मिनरेगा मिल केस के अंदर जो कि 1980 के अंदर हुआ था, ये केस के ईयर भी आपको याद रखने हैं, ज्यादा केस नहीं है, देखो 2 इसके अंदर 4 केस में अपना खत्म हो जाएगा, इतने अपने को अच्छे से याद करने। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज सुनना, ये 4th ए का पार्ट एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हमें पता है ना कि टोटल पहले कितने पार्ट थे, 22 थे, अब कितने पार्ट है, 25 पार्ट है, जिसके अंदर 7वां जो पार्ट था 4th ए तो नया ऐड हुआ था, आपको बताया था। फिर ऐसे ही 9th ए नया ऐड हुआ था, उसके बाद में 9th बी नया ऐड हुआ था, और एक अपने पास में 14 ए वाला भी ऐड हुआ था। तो कितने हो गए टोटल, 4 ऐड हो गए। तो 22 और 4 26 होनी चाहिए, लेकिन 25 क्यों, क्योंकि जो 7th नंबर का जो था ना वो हटा दिया गया था, वो अपने पास में पार्ट हटा दिया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंदर ये ऐड हुआ था। दे आर स्टैट्यूटरी एंड नॉन इन्फोर्सेबल। अब यानी इन्फोर्स नहीं कर सकते, नॉन इन्फोर्सेबल होती है। आपको ये देखो याद रखना है कि कौन सा इन्फोर्सेबल है कौन सा नहीं है, क्योंकि अगर ये याद नहीं हो तो एग्जाम में फिर कैसे करोगे, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो अपने को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बात की कि ये स्टैट्यूटरी है, और
ये यूएसएसआर से लिया अपन ने, यानी रशिया से ली गई है ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से। और क्या लिया था, जस्टिस लिया था क्या, जस्ट जो अपन ने बात की थी इमरजेंसी प्रोविंसेस वाला। और एक अपन ने 5 ईयर प्लान है वो भी यूएसएसआर से लिया। वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सॉरी अब अपन बात करते हैं कि दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू इंडियंस नॉट फॉरेनर। तो ये फॉरेनर के लिए नहीं है, ओनली इंडियन के लिए ही है। और लास्ट के जो फंडामेंटल एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 51A, यानी 4th A जो पार्ट है उसके अंदर 51A की बात कर रहे हैं। देखो 51 तक खत्म हो चुका था जिसके अंदर अपन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की। अब नया जो 4th A आया था ना उसके अंदर जो ऐड हुआ था उसमें 51A आर्टिकल है। उसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो एक को ए बोला गया, फिर बी बोला गया, सी बोला गया, ऐसे के तक है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो देखो आपको पता है जे तक जाएंगे तो 10 बन जाएंगे टोटल। तो ये तो जो 10 तक तो है ना वो तो कौन सी वाली है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 है। और जो 11वीं है जिसे मैंने के बोला है वो कब ऐड हुई थी, वो ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे 86 सी कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था। तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये क्या है, क्या उन्हें, इट इज ए ड्यूटी टू गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन 6 से 14 साल। अब एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग कहाँ से आई, ये फंडामेंटल ड्यूटी दी किसने थी, तो ये एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। उसने रिकमेंडेशन द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ठीक है। अब 8 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने बताई थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो 5 तो उसकी हमने ड्यूटी ले ली थी और 3 रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है ना, 5 ड्यूटी तो अपन ने स्वर्ण सिंह कमेटी की ले ली थी, टोटल उसने 8 दी थी, 3 हमने नहीं ली। कौन सी नहीं ली, देखो उसने कमेटी ने बोला था कि द प्रोविजन ऑफ इम्प्रोवाइजिंग पेनल्टीज फॉर नॉट ऑब्जर्विंग एनी ऑफ ड्यूटीज। पेनल्टी वगैरह लगानी पड़ेगी अगर ड्यूटी वगैरह नहीं हो रही है ढंग से। तो द प्रोविजन दैट देन नो लॉ इम्पोजिंग द पेनल्टी कुड बी चैलेंज द कोर्ट। और अगर पेनल्टी ले ली कि आपने फंडामेंटल ड्यूटी भैया निभाई नहीं है तो आप कोई भी कोर्ट में इसे क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। और आपको ड्यूटीज टू पे टैक्सेस वाला, तो ये तीनों जो थी वो हटा दी गई थी कि ड्यूटी के अंदर पे टैक्सेस भी लगाओ, यानी आपको टैक्स पे करना है, वो फंडामेंटल ड्यूटी में आना चाहिए, तो वो भी हटा दिया गया। और ये तीनों की तीनों चली गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी टैक्स वाली होती तो फिर गरीब आदमी को भी टैक्स भरना पड़ता। जबकि हमने बार सेट कर रखे हैं कि अलग अलग पे क्या इनकम टैक्स रहेगा, क्या जीएसटी, वो सब कुछ अपने डिफाइन कर रखा है। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी पे अपन ने नहीं लिया, तो उसके ओनली 5 ली गई थी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपको एथिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस देती है। अब देखो 51A आर्टिकल क्या बोलता है, इट इज शैल टू ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूट। देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है फंडामेंटल ड्यूटी पे अगर आएगा तो। ए का मतलब अबाइड से याद रखना है, बी जो है वो क्या बोलता है, ये ए वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा बोलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड ओवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो उनके नोबल आइडियाज को फॉलो करना है। अब बी से आप भगत सिंह याद कर लो, क्योंकि नोबल अपने पास में नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगलर रहे हुए ये चीज, तो भगत सिंह आ गया। तीसरा है आपको प्रोटेक्ट करना है सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो 3 की बात होती है तो 3 ड्यूटी की बात कर लो, 3 ड्यूटीज। अगला है कि आपको डिफेंड करना है जब भी कंट्री को आपकी जरूरत पड़ी, तो डी का मतलब टू डिफेंड करना है। 5वीं जो है वो ब्रदरहुड को दिखाती है। भाईचारा कैसे होता है, 5 उंगली से याद कर लो कि अपने को 5 उंगली जब अपन बंद करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट हाथ का एक तत्व बनता है, मतलब फ्रेटर्निटी बनती है, ब्रदरहुड बनता है। एफ का फिर अगला 6 की बात करें तो 6 पे एफ आता है। ठीक है ना, आप बी पे 2 लिख दो, सी पे 3 लिख दो, डी पे 4 लिख दो, ई पे 5 लिख दो, सी एफ पे 6 लिख दो, जी पे 7 लिख दो, एच पे 8 लिख दो, आई पे 9 लिख दो, ये जे पे 10 हो गया। और 11वां एजुकेशन का था ही। तो ये क्या बोलता है कि प्रिजर्व करो रिच हेरिटेज को और कंपोजिट द कल्चर, यानी 6 मतलब फोर्ट की बात करता है। एफ का मतलब फोर्ट, रिच हेरिटेज के अंदर फोर्ट भी आते हैं। अगला बात करता है कि लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सभी को बना के रखना है, लिविंग क्रिएचर को। तो जी से आप याद कर लो कि ग्रीनरी की बात कर रहा है। उसके बाद में एच का मतलब देखिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की बात करें तो एच का मतलब एच सी ह्यूमनिज्म याद रख लो, जिसमें से देखो ये कंप्लीट आएगा इतना का इतना पूरा लिखा हुआ। और फिर आपको बोलेगा ये कौन सी ड्यूटी है, कौन से पार्ट में आती है, तो आप आराम से बता सकते हो फिर कि ह्यूमनिज्म दिख गया, एच दिख गया, मतलब ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है तो उसमें सब कुछ दिखेगा। 9 के अंदर आपको सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है, ऐसे नहीं कि तोड़ दिया, वायलेंस कर दिया। तो आई से याद रखो, आई को बोलते हैं तो IEYE वाला लगता है जो नॉन वायलेंस की बात करता है। यानी एक 1I2 1I किसी ने बोला था, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि एक गांधी जी का ये बोला था कि NI for NI,
ठीक है, तो ये नॉन वायलेंस की बात करता है। और लास्ट का जो है उसने बोला कि एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि जड्डू जो है वो बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, तो सभी एरिया के अंदर आपको यानी ऑल स्पेयर्स के अंदर एक्सीलेंस होने की बात कर रहा है, तो ऑलराउंड जड्डू से याद रख लोगे। ठीक है, तो ए का मतलब अबाइडे, बी का मतलब भगत सिंह मतलब नोबल आइडिया, जो इतने भी स्ट्रगलर्स हैं उनकी बात, उनके नोबल आइडियाज को फॉलो करना है। सी का मतलब सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। डी का मतलब डिफेंड करना है। ई का मतलब ब्रदरहुड यानी 5 से याद किया था। एफ का मतलब 6 यानी फोर्ट का रिच हेरिटेज की बात करता है। जी का मतलब ग्रीनरी मतलब नेचुरल लेक्स वगैरह उन सभी की बात करेगा। 8 के अंदर एच आता है, ह्यूमनिज्म की बात करेगा, साइंटिफिक टेपिंग की बात करेगा। आई से क्या आएगा कि एड्ज और वोलेंस को आपको करना है, यानी वोलेंस नहीं करना है, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जे का मतलब 10, ये हो गई याद। अब अपने को बस इतना पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। आई होप अभी तक अच्छे से क्लियर होता हुआ चल रहा है आपके पास में। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ निकलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। फंडामेंटल राइट्स में पहला बात करें, दे इंटेल नेगेटिव ओब्लिगेशन रिस्ट्रेनिंग द स्टेट फ्रॉम द सर्टेन एक्शन। मैंने आपको बताया था कि स्टेट का जो भी एक्शन होते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्ट करता है, आपको ये नहीं करना है, नेगेटिव ओब्लिगेशन करता है। और ये आपको पॉजिटिव ओब्लिगेशन करता हुआ दिखेगा, कौन सा, डीपीएसपी वाला। फिर अगला बोला है दे आर जस्टिएबल कैन बी लीगली इन्फोर्स, ये जस्टिएबल होते हैं और इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं, करवाएंगे करवाएंगे इनको। दे आर नॉन जस्टिएबल लैकिंग लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, एम टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के लिए। देखो जैसे इसने बोला ना, इनका एम सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है और इनका जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। क्लियर हो गया। उसके बाद में बैक्ड बाय लीगल सैंक्शन, इसको बैक कौन करता है, इसकी सहायता कौन करता है, लीगल सैंक्शन करता है। और इसको सपोर्ट बाय मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, यानी अगर आपके मोरल्स हैं आप तो आप पॉलिटिकल सैंक्शन वगैरह से होगा। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट लीगल सैंक्शन देगा और डीपीएसपी जो है वो फोकस मतलब सॉरी सपोर्ट कौन करेगा, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन वगैरह करेंगे। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है ये चीज। एम्फेसाइज इंडिविजुअल वेलफेयर, देखो इसमें इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात होती है और यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात होती है। एक साथ जब कोई स्कीम लॉन्च होगी तो सभी की हेल्प करेगी, यानी एक बंदे की करेगी। जैसे लेडीज के लिए फ्री किया गया दिल्ली के अंदर, तो ऐसे नहीं है कि एक लेडीज जो चाय बेच रही है या फिर रिक्शा चला रही है, रिक्शा चलाएगी तो चलो बस में क्यों बैठेगी, लेकिन मान लीजिए कि उसके कारण बस बैठना पड़ गया, तो ऐसा नहीं कि वो उसी को होगा, सभी फिर महिलाओं के लिए वो चीज फ्री मिलेगी, यानी सोशल वेलफेयर होगा। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल लेजिस्लेशन, यानी उसे एडिशनल और कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप लागू होते हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह, और इसके लिए आपको रिक्वायर्स होती है इंप्लीमेंट करवाने के लिए। कोर्ट्स कैन इनवैलिडेट लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है तो उसे क्या कर सकता है, इनवैलिडेट कर सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट्स कांट इनवैलिडेट लॉज वायलेटिंग डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी वायलेट हो रही तो उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता। अगर लग रहा है कि ये स्कीम कुछ लोगों के लिए या फिर कुछ और पॉलिसी आई है तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि भैया, कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप ये वापस लीजिए। लेकिन फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई आ गया ना तो फिर कोर्ट छोड़ेगा नहीं, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया उसी टाइम पे। क्लियर है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी, इसके ऊपर एक बार दो बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ये क्या थी, क्या करने आई थी ये, तो ये चेक करने आई थी कि लीगल प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, इट आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको ये चीज याद होनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है, एलियन मतलब फॉरेनर के लिए नहीं है। और ये 5 जो थे इनके ऊपर वो चेक करने बैठी थी। एक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कि 1967 के अंदर हुआ था, जिसे यूएएफए भी बोला जाता है। उसके बाद में अगला आता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स, जो कि 1971 हुआ था, उसके ऊपर चेक करनी आई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर आई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 के अंदर आई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 उसके अंदर, जैसे ये पीपल एक्ट आता है, अगर आपने ध्यान से इसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट पता है कौन सा है ये, जैसे मान लीजिए कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, बाकी वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे बाद में बढ़िया से आगे जब जैसे चलता जाएगा। ये मैं रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अभी रिसेंट हुआ है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है 2 अलग अलग सीटों से, जैसे राहुल गांधी भी अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जब आप संसद के अंदर शपथ लेते हो तो फिर आपको एक पद छोड़ना पड़ता है, किसी एक सीट को छोड़ना पड़ता है, तो आपका उस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेरी आप बात समझ रहे हैं, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इंडियन पीनल कोड हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। देखो
ये सारी की सारी चेक करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी। और ये लगभग इनका टाइम पीरियड 1999 रहा है, 1999 के आसपास ये बैठी थी कमेटी, आपको याद रखना है। उसके बाद में लास्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये फेडरल एंड सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर और पॉलिसी करता है, लिबरल ऑफ थॉट्स, जैसे कि अपने टैफा की बात की थी, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ और फेथ एंड वर्शिप की बात की थी, इसकी बात करता है, वेलफेयर स्टेट एंड इग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ सोशल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। मान लो पेपर में 4 ऑप्शन दे दिए और बोला कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन 6 के अंदर 3 तो देखने को मिलेंगे, चौथा आपको नहीं मिलेगा, तो आपको उसे टिक कर देना है, या फिर 3 नहीं वाले होंगे और 1 होगा, तो आप जो अगर बोला कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी जस्टिस वर्मा कमेटी को आपको याद रख लेना है कि ये किस लिए आई थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अगर इतना याद रखोगे तो पेपर में अपने आप दिख जाएगा कि ये कौन सी बात कर रहा है। और ये 5 से 6 जो लिखे हुए हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला 1967 का आ गया, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट की बात करते हैं तो ये 1971 का आ गया। उसके बाद में 1971 के अंदर एक स्टेट बना था, अगर आपको याद होगा, स्टेटहुड डे के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या? 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश बना था, 72 के अंदर फिर अपने पास में आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश मिले थे। याद होने चाहिए वैसे आपको, स्टेटहुड वाले पढ़ा दिए आपको। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए आपको 1-2 बार इसको आराम से पढ़ना है, फिर बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे इतनी अच्छे से दिमाग में बैठेगा और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही पॉलिटी की सारी क्लासेस हो जाती है उसके बाद में हम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जो अगली क्लासेस में आपको जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाता है मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।